नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आपको हिजाब वाला पूरा प्रसंग याद होगा, किस तरह से स्कूलों में हिजाब पहनना और हिजाब के नाम पर बुर्का पहनने की आज़ादी होनी चाहिए। इसको लेके कर्नाटक में पीएफआई और उससे मिले जुले जो संगठन थे उन्होंने कितना बवाल काटा था, आपको ध्यान है। पीएफआई बैन तो अब हुआ है जाके, लेकिन उस समय पीएफआई और मिले जुले जितने भी थे सब बिल्कुल चारों तरफ सड़क पे थे और अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाली जो वीरांगनाएं थीं उनको पूरे लिबरल मीडिया ने हमारे और सारे पंचमक्कारों ने सर पर उठा रखा था और कह रहे थे कि ये तो बेसिक आज़ादी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि भाई जो है वो मुसलमानों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये मुसलमानों के कौन से हित है? क्या सऊदी अरब वाले मुसलमान नहीं हैं क्या? अब आप ये देखिए कि यहाँ तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया, जो वैसे भी एक वंश के वाहक हैं, वे अपने जजमेंट में कह देते हैं, भला हो जस्टिस हेमंत गुप्ता का जिन्होंने इसको सिरे से नकार दिया, तो वो 1-1 का ड्रॉ हो गया उसमें और अब मामला टल गया। और उसके बाद से जो सारी की सारी एविडेंस आ रही है कि किस प्रकार से ईरान में जो बालाएं हैं, महिलाएं हैं, वो सारे के सारे अपनी जान पर खेल कर इस हिजाब के विरोध में उतरी हुई हैं, क्योंकि वो हिजाब को एक इम्पोजिशन मानती है, थोपा हुआ मानती है। हमारे यहाँ कह रहे हैं कि ये चॉइस है। किसी बच्ची को पहले दिन से तुम जब सिखाओगे कि कुरान में ये लिखा हुआ है कि तुम दूसरे दर्जे की हो और तुम अगर अपना चेहरा ढक कर नहीं रखोगी तो सामने वाला जो पुरुष है वो आवेग में आ जाएगा। मतलब इसका बहुत भद्दा भी हम कह सकते हैं, लेकिन आवेग में आ जाएगा। उसकी जो है वो काम वासना जागृत हो जाएगी। तो भाई जिसकी काम वासना जरा से एक लड़की का चेहरा या लड़की के बाल देखने पर जागृत हो जाती है, तो कानून को उसके ऊपर बंदिश लगानी चाहिए, उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, या कि जो महिला है, जो बाला है, उसको ढक देना चाहिए पूरी तरह से। और वैसे इसका कोई प्रमाण नहीं है कि बुर्के में जो ढकी हुई महिलाएं हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान में, उनके साथ दुष्कर्म नहीं होते हैं, हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। तो ईरान में आपको पता है कि हिजाब के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था और ईरान के जो मौलाना हैं, जो वैसे तो शिया है लेकिन अरबी है, और उन्होंने पूरी सख्ती से इसके ऊपर रोक लगा रखी थी कि कोई भी महिला अपने बाल जो है वो प्रदर्शित ना करे। और इधर क्या हो रहा है, सऊदी अरब जो सबका बाप है। क्यों सबका बाप है? क्योंकि इस्लाम है तो अरबी ही भाई। जितने भी हमारे मौलाना हैं, हमारे मुफ्ती हैं, हमारे मुहद्दिस हैं, जितने भी पाकिस्तान के हैं, जितने भी ईरान के हैं, सब लगे तो इसी चक्कर में रहते हैं, ये बताने के लिए कि हम अरबियों जैसे या अरबियों से अच्छे मुसलमान हैं। जो पैमाना है वो तो अरब ही है ना। तो वो जो पैमाना जो अरब है वो क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी बच्ची, कोई भी बाला जो है वो कोई भी इम्तिहान देने परीक्षा केंद्र में अबाया यानी कि जो ओवरऑल यानी जो बुर्का जिसको हम कहते हैं, कोई भी वो बुर्का पहनकर सर ढककर नहीं जाएगी। अब तो ये इस्लाम 3 तरीके का हो गया, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप का अलग और ईरान का अलग और अरब का अलग। और अरब में ये भी कह रहे हैं लगातार जो उनके क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान की, भाई हम हदीसों को नहीं मानते। हदीसें तो जो हैं वो रसूलुल्लाह के पैदाइश के 200-250 साल बाद लिखी गई है, उनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। ये अलग बात है कि भाई लोग जो हैं वो तो अलग अलग उन्होंने हिस्से बना रखे हैं, तो सही हदीस है, ज़ईफ़ है, इत्यादि इत्यादि अलग अलग बना रखे हैं उन्होंने कि भाई ये फर्स्ट डिग्री की है, सेकंड डिग्री की है और थर्ड डिग्री की है, जैसी भी है। तो अब फर्स्ट डिग्री की हदीसों को भी मानने से इनकार कर रहा है अरब, और अरब ही वस्तुतः इस्लाम का ठेकेदार है।
क्योंकि इन्हीं हदीसों में जिनको लेकर हमारे जो मौलाना मौलवी मुहद्दिस जो है वो सर के बल खड़े रहते हैं, मुफ्ती इत्यादि, उसमें ही ये लिखा हुआ है कि लीडर तो कुरैश ही हो सकता है। तो अब वो जो कुरैश के जो लीडर हैं वहाँ के, जो इस वक्त खलीफा, तो एक तरह से जो उम्मत है, उम्मत इस्लामिया है, उसका जो खलीफा है वो अघोषित रूप से तो सऊदी अरब वाला ही है, क्योंकि मक्का और मदीना पर उसका साम्राज्य है। वैसे यह इतिहास भी आपको बता दूं कि एक अनौपचारिक रूप से लीडर उसी को माना जाता है मुस्लिम उम्मा का जिसके कब्ज़े में मक्का और मदीना हो। तो खलीफा जो खिलाफत उस्मानिया थी, यानी जो ऑटोमन एम्पायर जिसको बोलते हैं, तो खिलाफत उस्मानिया को भी खिलाफत इसलिए माना गया था, उसके लीडर को खलीफा इसलिए माना गया था क्योंकि उसने भी नजद के ऊपर तो नहीं, जो नजद मतलब जो जहाँ पर सऊदी अरेबिया जो रियाज है ये नजद में आता है, जो हिजाज है यानी जिसमें मक्का और मदीना है, वो जो हिजाज का एरिया है, वो हिजाज का एरिया खलीफत उस्मानिया के कब्ज़े में था, इसलिए उसको खिलाफत उस्मानिया मानते थे। भाई वो खिलाफा थी। अब वो सऊदी अरेबिया के कब्ज़े में है, यानी नजद वालों के कब्ज़े में है, तो वो नजद वाले ही खलीफा माने जाएंगे। तो खलीफा के हुक्म के विरुद्ध यहाँ ये भारत में बैठे हुए पोंगे पंथी, रूढ़ीवादी, कट्टर, ये मौलाना मौलवी मुफ्ती मुहद्दिस, ये कैसे उसका विरोध कर रहे हैं, और हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैसे इसका संज्ञान ले रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट को सऊदी अरब वालों से अधिक इस्लाम पता है? कहने को तो वो ये कहते हैं कि हमें इस्लाम पता ही नहीं है, हम इसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। तो फिर जो वहाँ खड़े होके जो तरह तरह की इस्लाम की व्याख्या करते हैं, जिसको कर्नाटक हाई कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने पूरी तरह से नकार दिया, एक विस्तृत आदेश देकर, जिसका काट जो है वो जस्टिस सुधांशु धूलिया ने जो अलग से जजमेंट लिखा वो नहीं कर पाए, उसमें बिल्कुल नहीं कर पाए। और उन्होंने बड़ी अजीब अजीब सी बातें उसमें लिखी कि उनको चॉइस है और वो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का क्या मतलब है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस में ये कहने लगेंगे कि साहब के हमें फ्रीडम है फटने की। हमारी किताब में लिखा है कि आपको जिहाद करना चाहिए, और हमारी किताब में लिखा है कि जिहाद का मतलब होता है दीन हक़ की ओर बुलाना और उससे इनकार करने वाले से जंग करना। तो ये वो कहेंगे क्या, इसको भी इजाज़त दी जाएगी क्या? निश्चित रूप से इस प्रकार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और जब खलीफा ने ये कह दिया कि हमारे यहाँ बुर्का नहीं चलेगा, हमारे यहाँ यूनिफॉर्म चलेगी, तो फिर दूसरी जगह उसके विरुद्ध कार्य कैसे हो सकता है? इसलिए मेरा सुझाव है कि भारत में इस पूरे के पूरे इस शरीयत कानून को बर्खास्त कर देना चाहिए, और ये शरीयत कानून यहाँ पर लागू किया गया है, इसको संविधान सम्मत बनाया गया है, क्योंकि इसको आर्टिकल 372 के माध्यम से हमने अडेप्ट कर लिया, जिसको कि 1937 में एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एक्ट के नाम से अंग्रेज़ों ने कांग्रेस के सहयोग से लागू किया था। इस शरीयत एक्ट को तुरंत समाप्त करके, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो प्रावधान हैं, जिसका अर्थ ये होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात मैंने पहले भी की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे कानून समान हो जाए, लेकिन जो यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स हैं वो लागू हो जाने चाहिए। और उस यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स में सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है, जो कि संविधान में लिखा हुआ है, वो ये है कि पुरुष और महिला को समान अधिकार होने चाहिए। तो पुरुष और महिला के जो समान अधिकार हैं और उनके ऊपर जो समान बंदिशें हैं, जो उनके समान कर्तव्य हैं, वो समान रूप से परिभाषित करके उसको मुसलमानों को अलग से, फिर इसमें ये नहीं होना चाहिए कि साहब के मुस्लिम के लिए जो है वो कुछ अलग ही लॉ रहेगा। भाई वो है भारत के ही नागरिक ना। कोई भी मौलाना मुफ्ती मौलवी मुहद्दिस ये कोई नहीं चाहता कि मुसलमान भारत के नागरिक पहले हों और मोमिन बाद में हों। उनका सबका यही प्रयास रहता है कि वो पहले मुसलमान बन के उनके कब्ज़े में रहें और उसके बाद वो भारत के नागरिक बने। इसीलिए वो तरह तरह के प्रयास समय समय पर करते रहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि इस प्रकार के सभी प्रयासों को हम निष्फल करें। जय हिंद, वंदे मातरम।